इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं फास्फोरस के बारे में। देखिए, जो नाम फास्फोरस पड़ा, कहाँ से पड़ा? हम देखते हैं कि जब फास्फोरस जब नाइट में ग्लो होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हम देखते हैं डार्क सिचुएशन में यदि हम फास्फोरस रखते हैं और उसके अंदर से हल्का सा ग्लो नजर आता है, इसकी वजह से इसका नाम फास्फोरस पड़ा। क्योंकि ग्रीक के अंदर फास का मतलब होता है लाइट, और ये जो फेरो है इसका मतलब होता है आई कैरी, मतलब ये जो है लाइट को कैरी करता है, जबकि लाइट कैरी नहीं करता है। ये जो है ये फायर ऐसा है जिसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं, सिर्फ लाइट है। तो यहाँ जो है ये नॉन कंबस्टिबल है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग नहीं हो रहा है। लेकिन ये फास्फोरस की प्रॉपर्टी है कि डार्क में हम जब रखते हैं तो यहाँ पे केमिलोनेसेंस जो है, केमिकल और इल्यूमिनेसेंस दोनों मिला दीजिए तो केमी इल्यूमिनेसेंस, तो ये जो है ग्लो जो होता है उसकी वजह से नाम उसका हो गया फास्फोरस। तो दो वर्ड, केमिकल इल्यूमिनेसेंस, इसलिए केमी इल्यूमिनेसेंस। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका नाम फास्फोरस इसलिए पड़ गया। अब ये जो फास्फोरस है ये कई मिनरल्स के फॉर्म में है। तो देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स है जिसमें मेन मिनरल्स लेंगे। तो यहाँ पे पहला मैं ले रहा हूँ और इसके बाद फिर हम देखेंगे फास्फोरस कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला मिनरल मैं ले रहा हूँ Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट है, इसको हम कहते हैं फास्फोराइट। अब देखिए बोन एश के अंदर भी यही केमिकल होता है, लेकिन मिनरल फॉर्म में ये Ca3PO4 टेकन ट्वाइस है। इसी तरह से एक और है हमारे पास Ca3PO4 टेकन ट्वाइस डॉट CaF2, इसका नाम है फ्लोरएपेटाइट। अब यह देखिए, यदि इसको हम कंडेंस करना चाहें तो सबसे पहले बताइए कैल्शियम कितना है, 9 and 1 10। तो अभी देखिए कैल्शियम हमने ले लिया 10, फॉस्फेट है 6, PO4 हो गया 6 और फ्लोराइड हो गया, ये देखिए यहाँ पे 2 और 2 into 3 3 9 and 1 10 हो गया। और ये 3 फास्फोरस, ये तो फॉस्फेट के अंदर ले लिया हमने, लेकिन F2 जो है तो हो गया। अब इसको यदि हम हाफ कर दें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा CA5PO4 टेकन थ्राइस F। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा फ्लोरएपेटाइट का फॉर्मूला। अब यहां पे हम एक क्लोरएपेटाइट लेंगे जहां पे क्लोरीन होता है, तो थर्ड हम लेंगे 3 times Ca3PO4 टेकन ट्वाइस डॉट CaCl2, ये देखिए CaCl2। अब इसका यहाँ पे फ्लोरीन की वजह से फ्लोर, ये हो जाएगा क्लोरएपेटाइट। तो ये है क्लोरएपेटाइट, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला हो जाएगा ये Ca5PO4, ये जो 6 times यहाँ पे 6 times से उसको हाफ हो गया तो ये 3 times आ गया और यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये 3 मिनरल्स हैं, तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हम फास्फोरस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फास्फोरस को प्रोड्यूस करने के लिए हम फास्फोराइट को इस रिटॉर्ट के अंदर जो है हम यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले Ca3PO4 टेकन ट्वाइस को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये जो है 60% H2SO4 है। प्रोडक्ट जो बनेगा यहां से 3 times CaSO4 प्लस H3PO4। तो यहां पे हम टेकन थ्राइस है, इस तरह से ले लेंगे। अब ये देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिला, ये तो सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ये हो गया इनसॉल्युबल। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसमें से H3PO4 को हम अलग सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल है। और अब देखिए ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 प्रोड्यूस हुआ, अब इसका हम इवोपरेशन करते हैं, और जब इवोपरेशन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा HPO3 और यहाँ से निकल जाएगा वाटर। अब देखिए 2 and 1 3 फास्फोरस बैलेंस है, हाइड्रोजन जो है 3 बैलेंस हो गया, फास्फोरस भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब ये जो है, तो देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट जो था ये इनसॉल्युबल था, ये कैसा है, सॉल्युबल है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर कर लिया, और फिल्टर करने के बाद इवोपरेशन करते ही वाटर चला गया। अब यहाँ बचा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इस HPO3 को, जो डायग्राम
आपने देखा इस वीडियो में, उस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इस HPO3 को कोक के साथ बिल्कुल रेड हीट तक इसको हीट करेंगे और वहां जो है रिएक्शन के बाद हमें मिलता है फास्फोरस। तो अब देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। HPO3 प्लस C, यह हमारा है कोक, और यहां पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन रिटॉर्ट, इसलिए ही इसका नाम है रिटॉर्ट प्रोसेस। उस रिटॉर्ट के अंदर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहां से बन जाएगा H2O प्लस P प्लस CO। अब यहाँ पे देखिए, यदि P4 हम इसको लिखते हैं फास्फोरस को, तो ये 4 टाइम्स करना पड़ेगा, आपका ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो देखिए हाइड्रोजन 4 बैलेंस है, फास्फोरस भी बैलेंस है, 12 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ हो गया, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 10 CO, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 C। और इस तरह से जो है हमारे पास फास्फोरस अवेलेबल हो जाता है। अब ये जो फास्फोरस है, इसका तो इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, इसका मतलब हम इसको बाहर, हम इसके वेपर्स को हम नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसके वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे वाटर के अंदर। इग्निशन टेम्परेचर कम है, ये जल्दी से कैच ना कर दे फायर, तो इसलिए जो है इसको हम वाटर के अंदर, जो आपने देखा कि उस रिटॉर्ट के बाहर ऐसे निकला है ट्यूब, और जो वाटर के अंदर जो है फास्फोरस प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो फास्फोरस हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, hence stored in water। तो इस तरह से रिटॉर्ट प्रोसेस से हमने फास्फोरस प्रोड्यूस किया। फास्फोरस को प्रोड्यूस करने के लिए जो सेकंड मेथड है, ये जो मोस्ट मॉडर्न मेथड यही है, इसे हम कहते हैं मॉडर्न प्रोसेस या इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे देखिए इस फर्नेस के अंदर ये इलेक्ट्रिक रॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन के बने हुए हैं, और ये कन्वेयर से हम चार्ज को यहाँ से भेजते हैं। और चार्ज में क्या क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सैंड है और कोक है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसमें जो स्लैग बनेगा, इम्प्योरिटीज हेवियर होने की वजह से नीचे से मिल जाएगा, और जो फास्फोरस वेपर जो है अलॉन्ग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो यहाँ से निकल जाता है। फिर इसको हम प्योरीफाई करते हैं। तो पहले देखेंगे, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अब रिएक्शन जो है कैसे होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फोराइट है। पहले इसका रिएक्शन जो है सैंड के साथ होगा, जो है SiO2, यहाँ से बनेगा CaSiO3। देखिए CaSiO3, तो 3 कैल्शियम है, तो हम इसको ऐसा कर लेंगे, और यहाँ से बनेगा P4O10, P2O5 के जो डायमर है P4O10, तो यहाँ पे 2 टाइम्स, तो यदि हम इसको 2 टाइम्स कर दें P4O10, तो इसको हमें करना पड़ेगा 6 टाइम्स, 6 CaSiO3, तो यहाँ इसको भी हम 6 कर देंगे। तो अब देखते हैं, फास्फोरस 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 8 2 16, और इसका 2 28, ये 28 हो गया। तो अब यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट और सैंड का रिएक्शन हो गया, SiO2। अब कोक के साथ ये जो है, जो प्रोड्यूस किया है P4O10, उसके साथ रिएक्शन होगा। ये तीनों इसी फर्नेस के अंदर हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है इसके अंदर। तो अब हम लेंगे P4O10 प्लस, यहाँ से हम लेंगे कोक, ये है कोक, यहाँ से मिल जाएगा P4 प्लस 10 CO, तो इसको हम 10 ले लेते हैं। अब जो फाइनल इक्वेशन उसमें हम देखेंगे, ये जो P4O10 प्रोड्यूस हुआ वही तो हमारा कंज्यूम हुआ, तो कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Ca3PO4 टेकन ट्वाइस प्लस 6 SiO2 प्लस 10 कोक, C हो गया ये, और यहाँ से हमें मिलेगा 6 CaSiO3 प्लस P4 प्लस 10 CO। अब देखिए ये कैल्शियम सिलिकेट तो स्लैग के जैसे नीचे आ गया। अब ये P4 एंड 10 CO यहाँ से, मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का जो डायमर है वो, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ जो और भी इंप्योरिटीज हैं, तो वेपर को हम कंडेंस करते हैं, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इसको मेल्ट करते हैं, जिससे कि जितने इंप्योरिटीज वो ऑक्सीडाइज होकर बाहर चले जाते हैं, और हमें जो है फास्फोरस P4 मिल जाता है। इसको आप नोट कीजिए। अब फास्फोरस के एलोट्रोप्स हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एलोट्रोप्स जो है वाइट है, रेड है, ब्लैक है, स्कारलेट है एंड वायलेट है। इसमें जो मेन है वो है वाइट, रेड एंड ब्लैक।
अब यहाँ वन बाय वन इनका जो है हम डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर्स में दे दिया है एलोट्रोप्स के वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये काफ़ी रिएक्टिव है। इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और उसके ऑक्साइड्स बना लेगा, तो काफ़ी रिएक्टिव है। तो लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर, बस वाटर के अंदर इसको हम रख देते हैं ताकि इसका O2 से कोई कांटेक्ट ना हो सके। अब इसका देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो 40 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 280 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाइट फास्फोरस है, इस वाइट फास्फोरस में जो टार्निश कलर हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस हमने रखा और कुछ देर के बाद जो है हम देखते हैं कि इसके ऊपर येलोइश लेयर आ जाता है। ये येलोइश लेयर इसलिए दिखता है कि कुछ फास्फोरस जो है वो व्हाइट से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और रेड कलर का, तो हल्का सा रेड, इसलिए वो येलोइश जैसा दिखता है। तो ये ऑक्सीडेशन का लेयर एक फास्फोरस के ऊपर बन जाता है। तो चाहे व्हाइट हो येलो हो सेम है, सिर्फ ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। अब ये देखिए फास्फोरस का जो है हम देखेंगे रिएक्शन NaOH के साथ O2, Cl2, Mg एंड Ca। तो NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो ये होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये रेडॉक्स में भी आपने पढ़ा होगा, स्टाइकोमेट्री में भी कई जगह ये रिएक्शंस आते हैं। NaOH में तो फर्स्ट एक ग्रुप में आया ही है। अब यहाँ पे देखेंगे P4 प्लस NaOH और यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व होता है और यहाँ से जो बनता है NaH2PO2, NaH2PO2। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ किस तरह से बैलेंसिंग होगा। 3Na हो जाता है तो 6 और 3 9 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ से 3 और 6 9 है। ऑक्सीजन 3 एंड 3 6 है, तो 3 2 6 बैलेंस है। ये हो गया बैलेंस। अब देखते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन आखिर है क्यों। यहाँ पे देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। NaH2PO2 में अब ये देखिए +1, ये +1 इंटू 2 +2, तो 2 एंड 1 3 हो गया, तो फास्फोरस होगा 1। क्यों? क्योंकि -2 इंटू 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फास्फोरस जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे है -3। इसका मतलब P4 से ये कन्वर्सन जो है 0 से +1, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और जब आप P4 से इस pH 3 तक देखते हैं तो 0 बिकेम -3, ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। ये है रिडक्शन। और हमें मालूम है कि जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ विथ NaOH यहीं पे डाल देंगे डिसप्रपोर्शनेशन। ये ऐसा जो है। अब ये जो NaH2PO2 है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड है और ये फॉस्फिन है, ये है फॉस्फिन। और ये जो था सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो इस तरह से जो है NaOH के साथ रिएक्शन हो गया। अब देखिए जब ऑक्सीजन के केस में हम देखेंगे कि लिमिटेड सप्लाई हम कर रहे हैं या एक्सेस ऑफ कर रहे हैं, तो सेकंड रहेगा विथ O2। अब जब फास्फोरस को हम बर्न करेंगे तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलेगा। यदि मान लिया हमने लिया P4, ये देखिए P4 प्लस O2, यहाँ से हमें मिल गया P2O3। अब ये P2O3 या तो फिर आप ले लीजिए P4O6, इसका डाइमर जो है P4O6, तो हम इसको P4O6 भी ले सकते हैं। अब P4O6 तो ये 3 टाइम्स हो गया। इसी तरह से यदि मान लिए P4 प्लस 5O2 ले लें तो यहाँ से बनेगा P4O10। तो फास्फोरस का लेस क्वांटिटी में P2O3 फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड का डाइमर, और जब एक्सेस ज़्यादा है, ये देखिए एक्सेस हमने ले लिया, तो यहाँ पे P2O5 का जो डाइमर है P4O10 बनेगा। उसी तरह से जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो लेस क्लोरीन के साथ PCl3 और मोर क्लोरीन के साथ हो जाएगा PCl5। तो नेक्स्ट हम लेंगे विथ
Cl2। अब यहाँ पे देखिए विथ Cl2 में P4 प्लस Cl2, यहाँ पे 4 PCl3, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 6 टाइम्स। उसी तरह से यदि एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो Cl2, तो यहाँ पे बन जाएगा PCl5, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये 20 आ गया। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे हम +10। तो इस तरह से जो है क्लोरीन के साथ भी 2 प्रोडक्ट। अब हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम के लिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए मैग्नीशियम प्लस P4, यहाँ पे हो जाएगा Mg3P2। ये है मैग्नीशियम फॉस्फाइड, तो ये P4 की वजह से 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। जब आपने मैग्नीशियम के साथ इसको रिएक्ट किया, हीट किया, तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड। अब इसी तरह से कैल्शियम का भी इक्वेशन होगा, तो वहाँ पे हो जाएगा 6Ca प्लस P4, तो यहाँ हो जाएगा 2Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो ये जो है कैल्शियम तक हमने रिएक्शन देखा। अब इसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं, उसको भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाइट फास्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी बिहेव करता है। अब यदि मान लिया फास्फोरस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, और इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, वहां तक ये चला जाता है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डेफिनेटली इसको रिएक्ट किससे करना है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, एक H2SO4 और एक HNO3, दोनों कंसंट्रेटेड हैं और दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब पहला इक्वेशन में जब हम पार्शियल इक्वेशन मेथड लिखेंगे, तो पहले इक्वेशन में H2SO4 भी O देगा और HNO3 भी O देगा। सेकेंड इक्वेशन में इस ऑक्सीजन का यूज होगा और फास्फोरस जो है बनाएगा H3PO4। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा। पहला लिखेंगे विथ H2SO4, और ये हमारा कंसंट्रेटेड है। देखिए नॉन मेटल के लिए तो कंसंट्रेटेड हमें जरूरत पड़ेगा ही, तो फास्फोरस नॉन मेटल, इसलिए कंसंट्रेटेड दोनों ही एसिड लेंगे। आप यहाँ पे पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम देखेंगे H2SO4 से हमें मिलेगा H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन O। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3 1 4, ये बैलेंस है ये। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमारा फास्फोरस, वाटर तो ऑलरेडी यहाँ पे जब हम ले रहे हैं H2SO4 तो उसके अंदर है ही, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये मिलाकर यहाँ पे देता है H3PO4। अब बताइए P4 है तो ये कितना होना चाहिए, 4। अब ये 4 हाइड्रोजन है, तो ये वाटर होना चाहिए 6। अब देखिए 16 ऑक्सीजन है, 6 यहाँ ले चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पे 10 है। यदि सेकेंड इक्वेशन में 10 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट में भी 10 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 10, तो अब ये जो 10O है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा P4 प्लस, अब ये देखिए 6 वाटर है, यहाँ पे 10 है, तो फाइनली उधर पे हम 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 10 H2SO4 gives 4H3PO4 प्लस, ये देखिए 6 एंड ये 10, तो ये हो जाएगा 4H2O प्लस 10 SO2। एक बार फाइनली एक बार चेक कर लिया जाए। 4 ऑक्सीजन जो है 40 है, 16 40 20 एंड 20, यस बैलेंस है ये। तो अब हम जाएंगे फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। देखिए डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 में मिलता है SO2 और कंसंट्रेटेड HNO3 में, यस याद कीजिए क्या मिलेगा, NO2। तो अब हम यहाँ पे लेंगे विथ HNO3 और ये कैसा लेंगे हम, कंसंट्रेटेड। इसके साथ भी बिल्कुल इसी तरह से पार्शियल इक्वेशन लिखेंगे हम। तो पहले लिखेंगे HNO3 gives H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि मैं ले लेता हूँ 2, तो हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, ये हो गया 4 1 5 1 6 बैलेंस हो गया। सेकेंड इक्वेशन बिल्कुल इसके जैसा रहेगा कि P4H2O, तो यहाँ पे लेंगे हम P4H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन।
अब ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन उसके अंदर तो ये 6 वाटर यहां लेना पड़ेगा, 10 O लेना पड़ेगा, तभी ये जाके बनेगा 4H3PO4। अब यहां पे 10 O है तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो 10 ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 2 20। अभी देखिए 6 और 10 फिर वैसे ही हो जाएगा ये, लेकिन इक्वेशन जो है उसमें कोफिशिएंट्स अलग अलग है। P4 प्लस 20 HNO3, 10 O हम कैंसिल कर देंगे। हम मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं ताकि नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ है और कंज्यूम हुआ दोनों इक्वल हो और कैंसिल हो जाए। इसके बाद मिलेगा हमें 4H3PO4 प्लस 6 वाटर, इसको एडजस्ट करेंगे तो 4H2O प्लस 20 NO2, वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 NO2। अब एक बार देख लेते हैं, ऑक्सीजन को देख लेते हैं, 60 है, 16 20 और ये हो गया 40 60, यस बैलेंस है ये। तो इस तरह से जो है फास्फोरस जो है जीरो से, ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और यहाँ पे कितना हो गया H3PO4 में +5, तो दोनों ही केसेस में रिड्यूसिंग एजेंट है, हेंस इट इज ऑक्सीडाइज्ड, और जीरो से कहाँ तक चला गया ये +5 चला गया H3PO4। तो यहाँ पे +5, सेम वही इक्वेशन यहाँ पे भी है, इसको नोट कीजिए आप। जब फास्फोरस कॉपर सल्फेट या AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो साल्ट्स हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करते हैं और फास्फोरस जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिल्कुल आपको मालूम है कि यदि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। P4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, चाहे ये +3 हो जाए चाहे +5 हो जाए, ऑक्सीडेशन तो है ही। और ये जो आपको दिख रहे हैं साल्ट्स, इस साल्ट के अंदर यदि कॉपर जो है हमें मिल जाए तो +2 से 0 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि Ag+ जो है उससे Ag मिल गया, वो 0 हो गया। तो ये जो है रिड्यूस होंगे क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ये 0 से +5 हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखते हैं कैसे रिएक्शंस होते हैं। जो कॉपर सल्फेट के साथ है दो रिएक्शन है, एक तो सॉल्यूशन में हम डाल दें और एक है उस सॉल्यूशन को हम हीट कर दें। तो देखते हैं यहाँ पे कॉपर पहले मिलेगा, फिर इसके बाद H2SO4 मिलेगा और H3PO4 बनेगा। तो कॉपर जो है हमारे पास 10 हो गया, सल्फेट 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है 32 है, यहाँ पे 20 हो गया है, ये 4, तो फास्फोरस भी 4 हो गया। अब ये जो है बैलेंस है, तो ये जो +2 था ये देखिए 0 हो गया, ये जो 0 था ये +5 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल रहा है, P4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H3PO4 एंड Cu is CuSO4, Cu+2 is reduced to Cu। तो ये जो है हमारा इस इक्वेशन का ये कंक्लूजन निकल गया। अब देखते हैं सेकंड केस में जब हम हीट करते हैं तो क्या, यहाँ थोड़ा प्रोडक्ट हटके होता है। यहाँ से मिलेगा हमें कॉपर फॉस्फाइड, ये आपको याद रखना है। बाकी जो है ये H2SO4 ऐसे ही, यहाँ पे भी थोड़ा चेंज है, H3PO3 है। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है और जो फॉस्फोरस एसिड है वो है H3PO3। तो ये जो है प्रोडक्ट्स हैं। अब देखते हैं कॉपर जो है 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 सल्फेट है, 12 सल्फेट हो जाएगा। H3PO3, अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस जो है टोटल 12 है, यहाँ से 4 हम ले चुके हैं, 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है 24 यहाँ से और 24 यहाँ से 48, ये बिल्कुल बैलेंस है। तो ये जो है डिफरेंस आया। अब यहाँ पे देखिए Cu3+2 में ये तो इतने ही है, यहाँ पे फास्फोरस जो है ये चेंज हो गया +3, यहाँ पे है ये +3, यहाँ पे कितना है Cu3P2 में कॉपर जो है +2 × 3 है, तो ये जो है Cu3P, अब यहाँ पे फास्फोरस हमने देखिए कितना लिया है, 4 3 12, यहाँ से कितना हो गया 4 और यहाँ से हो गया 8। तो फास्फोरस का यदि देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -3, ये +1 × 3 है। तो कॉपर जो है +2 से +1 हो गया।
तो सेकेंड केस में, इन सेकेंड इक्वेशन कॉपर प्लस 2, अच्छा पहले तो हम फास्फोरस लिख देते हैं कि P4 इज ऑक्सीडाइज्ड to H3PO4 and Cu plus 2 is reduced to Cu plus। तो इस तरह से जो है हमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया है और उसके बेस पर बताया कि ऑक्सीडेशन कौन सा है और रिडक्शन कौन सा है। अब इसी तरह से यदि हम AgNO3 ले लेते हैं तो AgNO3 के केस में क्या होता है वो देखते हैं विथ AgNO3। अब यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल पहले जैसा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड बना है, ये AgNO3 है नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा P4 प्लस AgNO3 प्लस H2, और ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में है AgNO3 सॉल्यूशन। तो यहाँ से Ag मिल जाएगा, H2SO4 की जगह यहाँ पे मिलेगा हमें HNO3 और H3PO4 तो बनना ही है। अब देखिए यहाँ पे P4 है तो इसको हम 4 ऐसा कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 4 16 होगा, क्योंकि ये NO3 तो यहाँ है ही, तो 16 ऑक्सीजन के इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। अब 32 हाइड्रोजन है तो 4 3 12 है, 12 है तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए 20। अब देखिए आप 20 NO3 है, इसको हम कर देंगे 20, तो Ag भी आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये जो है 20 Ag, तो 20 Ag बैलेंस है, 20 एंड 32 हाइड्रोजन ओके बैलेंस है, NO3 20 बिल्कुल बैलेंस है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन 16 है, 4 4 16 बैलेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए Ag जो प्लस था वो हो गया 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कन्वर्सन है ये हमारा है रिडक्शन, और रिडक्शन है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फास्फोरस जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये हो गया +5। तो यहाँ से ये कन्वर्सन जो है ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया 0 to +5, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये सब रिड्यूस हो गया। अब इसको नोट कीजिए, व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है। कई बुक्स में आपको मिलेगा कि फास्फोरस जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और कुछ बुक्स में मिलेगा कि ये p ऑर्बिटल सेंट बॉन्ड है। जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन जब हम p ऑर्बिटल्स को देखते हैं तो p ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड एट 90 डिग्री, और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है ये देखिए, ये जो थीटा है ये है 60 डिग्री। तो मोर लॉजिकली हमको ऐसा लगता है जैसे कि p ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो और 90 के बजाय ये 60 डिग्री हो गया। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे या तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस्ड होंगे, देन यू हैव टू गो फॉर sp3, और यदि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो प्योर p ऑर्बिटल यदि दिया हो तो वो फिर आप जा सकते हो उसमें। लेकिन एक लोन पेयर की वजह से, हर फास्फोरस पे एक लोन पेयर है, उसकी वजह से ये हो जाता है पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। अब देखिए इसमें स्ट्रेन तो है ही, क्योंकि होना चाहिए कितना बॉन्ड एंगल, यदि p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है तो 90 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री 28 मिनट, और ये हो गया 60। तो इस स्ट्रेन की वजह से P4 बिकम्स मोर रिएक्टिव। ये जो है एक वैक्सी सॉलिड है, वैक्स के जैसा टच होता है, ये वैक्सी सॉलिड है। अब ये बताइए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि P4 में मैक्सिमम इसके जो P4 में कोवैलेंसी कितना है और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो यहां पे हम देखेंगे कोवैलेंसी ऑफ ईच फास्फोरस का कितना है। देखिए कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया 3। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, जब ये P4 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होना ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जो है कोवैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हैं हर फास्फोरस के, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखिए, जब इस फास्फोरस को हम डार्क में रखते हैं, सबसे पहले तो देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इग्निशन, चलिए टेम्परेचर लेते हैं, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यदि इस वाइट फास्फोरस को हम इस टेम्परेचर पर रख दें तो ये पायरोफोरिक है, मतलब सेल्फ इग्निशन,
ये देखिए मैंने वर्ड दिया है पायरोफोरिक, और पायरोफोरिक का मतलब होता है सेल्फ इग्निशन इन एयर। तो ये जो है पायरोफोरिक नेचर, तो ये P2O5 बनाएगा, P4O10 बनाएगा, और हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब जैसे 30 डिग्री हुआ ये कैच करेगा फायर यदि ऑक्सीजन है तो। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यदि मान लीजिए टेम्परेचर उतना नहीं है, ये बर्न नहीं हो रहा है, तो ये ग्रीनिश कलर का जो है ये लाइट देगा, ग्रीनिश जो कलर का जो डार्क में लाइट दिखेगा। तो ये जो लाइट दिखा उसकी वजह से हम बोलते हैं ये केमिकल इल्यूमिनेसेंस है, मतलब ये ऐसा है कि रात में ये ग्लो कर रहा है, बर्न नहीं कर रहा है। ये डार्क है तो बर्न कब करेगा, जब इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगा, इसके पहले ग्लो करेगा। तो केमिकल इल्यूमिनेसेंस को ही हम कहते हैं केमी इल्यूमिनेसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हाईली इन्फ्लेमेबल हो गया, पायरोफोरिक भी हो गया। व्हाइट फास्फोरस इज यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन एंड वेपन्स। अब देखिए ये वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था उसमें जो है व्हाइट फास्फोरस का मोर्टार बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया है, ये यूज किया गया है। तो ये व्हाइट फास्फोरस मोर्टार बम क्या होता है, फास्फोरस को जो ड्रॉप किया जाता है तो टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, 30 डिग्री से ज़्यादा होगा जहाँ पे ड्रॉप करना है, तो वो जो है अचानक एक्सप्लोड होता है और वहाँ पे फायर जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आप इस पे गूगल में भी आप सर्च करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ और वो जो है पूरा बिखर जाता है ऐसा, क्योंकि 30 डिग्री पे ये कैच करेगा फायर। इसके तो ये हो गया। इसके बाद ये स्मोक स्क्रीन में भी यूज होता है। स्मोक स्क्रीन कहाँ यूज करते हैं, वार के समय करते हैं, हमारे दुश्मन आ रहे हैं वहाँ पे हम जो है ये WP बम जो है इसको हम जो है एक्सप्लोड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि फास्फोरस का ये देखिए रिएक्शन ऐसा होता है, ये देखिए P4 है प्लस O2 है, यहाँ से हमें मिला P4O10, तो ये हो जाएगा P4O10। और ये जो P4O10 है वो काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है इसको एब्जॉर्ब करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए P4O10 मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से H3PO4 बनेगा। और भी इसके दूसरे ऑक्सी एसिड्स बन सकते हैं। तो अब जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया 4P 12 है, 6 16 10 6, यस बैलेंस हो गया। और ये जो H3PO4 या जो दूसरे ऑक्सी एसिड बनेंगे ये भी हाइग्रोस्कोपिक हैं। तो क्या होता है कि अचानक जो है ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऐसे ड्रॉप, अब ये देखिए ये तो 31 ग्राम ही है, 31 ग्राम है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम है। तो सोचिए 31 और 98 ग्राम हो गया, इतना वाटर मॉलिक्यूल जो है इसने एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से। तो जब वाटर ये जो ड्रॉपलेट्स जो एब्जॉर्ब किया इसने, H3PO4 के ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे कि इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा और ये जो है बिल्कुल स्मोक के जैसा दिखेगा। इसलिए स्मोक स्क्रीन में जो है हम व्हाइट फास्फोरस यूज करते हैं, P4O10 बनता है, H3PO4 के ड्रॉपलेट्स ये स्मोक स्क्रीन जैसा दुश्मन के लिए हम क्रिएट कर देते हैं ताकि वो आकर यहाँ पे इस साइड ना आए। क्यों, यदि वो टैंक से आ रहे हैं और यहाँ पे स्मोक स्क्रीन है और इधर पे हम टैंक माइन डाल दें और यदि टैंक इसके ऊपर जाएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा, तो वो समझते हैं कि स्मोक स्क्रीन का मतलब हमने कुछ अरेंजमेंट उनके लिए अच्छा करके रखा है, वो चले जाए उधर से तो अच्छा है। तो स्मोक स्क्रीन और ये जो है WP मतलब व्हाइट फास्फोरस मोर्टार बॉम्ब, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग दे दिया है स्मोक स्क्रीन एंड व्हाइट फास्फोरस मोर्टार बॉम्ब। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर के साथ, ये बिल्कुल आपको जानना जरूरी है। अब हम लेंगे रेड फास्फोरस। देखिए जब व्हाइट फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब हम हीट करते हैं रिटॉर्ट के अंदर, तो यहाँ पे कन्वर्सन होता है रेड फास्फोरस के अंदर। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो कई दिनों तक चलता रहता है, इट टेक्स सेवरल डेज, इट टेक्स मेनी डेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस रिटॉर्ट के अंदर हमने व्हाइट फास्फोरस लिया है, ये आयरन वेसल है और ये थर्मोमीटर बताएगा टेम्परेचर कितना है, इट शुड बी 240 टू 250, क्योंकि 250 यदि एक्सीड हुआ तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ट होगा कि ये सेफ्टी वॉल्व का हमें सहारा लेना पड़ेगा। सेफ्टी वॉल्व से जो है एक्स्ट्रा गैसेज चलेंगे क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए यदि मान लिए इस वेसल के अंदर, इस रिटॉर्ट के अंदर
यहाँ पे जो आयरन वेसल है हम इसको ले रहे हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा, जो एयर के ट्रेसेस होंगे, वो तो फास्फोरस से कंबाइन कर लेंगे। व्हाइट फास्फोरस तो ऑलरेडी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर या तो कोल गैस या तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करके उस एयर के ट्रेसेस को हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हम कितना मेंशन करेंगे, 250। इससे ही इतना ही मेंटेन करना है हमें, और प्रोसेस तो सेवरल डेज का है ही। अब यहाँ पे देखिए, जो रेड फास्फोरस के साथ अब ये व्हाइट फास्फोरस जो कन्वर्ट हो जाएगा रेड फास्फोरस में। अब कई दिन लग चुके हैं, पाउडर्ड फॉर्म रेड फास्फोरस हमें मिला, लेकिन उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी व्हाइट फास्फोरस का भी होगा। तो हम क्या करेंगे, NaOH के साथ इसको ट्रीट कर देंगे। जैसे पहले रिएक्शंस में हमने देखा है कि P4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके NaH2PO2 प्लस PH3 देता है। तो इस तरह से व्हाइट फास्फोरस को हम रेड फास्फोरस से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पाउडर रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। और रेड फास्फोरस का कैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉलीमेरिक है। तो यहाँ पे देखिए, इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, ये जो टेट्राहाइड्रल यूनिट्स हैं ये इस तरह से जो है जुड़े रहते हैं, ये इस तरह से। और इसके इनर्टनेस का कारण यही है कि जब ये पॉलीमेरिक है तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो हर यूनिट को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और उतना एनर्जी दे नहीं पाएंगे तो ये इनर्ट इन नेचर जैसा हो जाएगा। तो व्हाइट फास्फोरस जो है मोर रिएक्टिव है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल है, और ये जो लिस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये पॉलीमेरिक जो है स्ट्रक्चर है, ये एक एक बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये रेड फास्फोरस जो है वो बिल्कुल ऑर्डरलेस है, जबकि व्हाइट फास्फोरस में गार्लिक जैसा स्मेल आता है, तो गार्लिक ऑर्डर उसे हम कहते हैं। और ये जो है नॉन पॉइजनस है, जबकि व्हाइट फास्फोरस जो है वो पॉइजनस है। देखिए, यदि किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई जो है व्हाइट फास्फोरस के एक्सपोजर में है तो वहाँ पे जो है फॉसी जार डिजीज हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी बोन्स जो है वीक हो जाते हैं। यहाँ पे ये नॉन पॉइजनस है। ये जो है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। और आपने देखा कि व्हाइट फास्फोरस जो है वो तो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, जहाँ पे NaH2PO2 और प्लस PH3 बना, लेकिन रेड फास्फोरस जो है एल्कलीज के अंदर इनसॉल्युबल है। और इग्निशन टेम्परेचर आप याद कीजिए, व्हाइट फास्फोरस का 30 डिग्री सेल्सियस जो बहुत ज़्यादा था, और वो पायरोफोरिक था, मतलब सेल्फ इग्निशन हो जाता था। रेड फास्फोरस तो इग्निशन टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसे हमें वाटर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब यदि रेड फास्फोरस जिसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, यदि हम हीट कर दें क्लोरीन के साथ, फास्फोरस के साथ या मेटल के साथ, तो वहाँ क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनेगा, सल्फर के साथ सल्फाइड, और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे मेटल का जो है फॉस्फाइड बनेगा। तो वो रिएक्शंस भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, फास्फोरस हमने लिया, क्लोरीन है, यहाँ भी हीट किया हमने, यहाँ से बन गया PCl5। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 5Cl2। इसके बाद फास्फोरस को यदि हम सल्फर के साथ ले लें तो यहाँ देखिए P2S3 हो जाएगा फास्फोरस का, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3। उसी तरह से यदि मान लीजिए सोडियम है तो देखिए सोडियम के साथ क्या होगा, सोडियम के साथ फास्फोरस जो है ये हो जाएगा Na3P। इसी तरह से यदि हम कैल्शियम तो Na3P हो जाएगा। और यदि कैल्शियम को हम यदि हीट कर दें, सारे कंडीशंस हीटिंग वाले ही हैं क्योंकि मालूम है कि रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, यहाँ से बनता है Ca3P2। तो इस तरह से रिएक्टिविटी कम है, रिएक्शंस भी कम है, इसको आप नोट कीजिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस है वो है ब्लैक फास्फोरस। अभी तक हमने व्हाइट फास्फोरस देखा, रेड फास्फोरस, अब हम देखेंगे ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस भी 2 टाइप का है, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस है और एक बीटा ब्लैक फास्फोरस है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेड फास्फोरस है जब हम इसको हीट करते हैं 530 डिग्री सेल्सियस तक, तब हमें मिलता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और ये जो है एयर के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। उसी तरह से यदि हम व्हाइट फास्फोरस लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि रेड फास्फोरस को यदि हीट किए तो क्या मिलेगा और व्हाइट फास्फोरस को किए तो क्या मिलेगा। तो जब हम व्हाइट फास्फोरस को 200 डिग्री सेल्सियस तक अंडर हाई प्रेशर हम इसको हीट करते हैं, ये भी जो है सील्ड
ट्यूब के अंदर है और ये जो है हाई प्रेशर हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे बीटा ब्लैक मिलता है। अब ये देखिए बीटा ब्लैक जो है मेटेलिक लस्टर होता है और ये मॉडरेटली ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो 400 डिग्री सेल्सियस तक एयर के अंदर बर्न नहीं होगा, तो 400 होने के बाद ही ये एयर में बर्न होगा और बर्निंग के बाद वही P2O5 और P4O10 या P2O3 P4O6 तो वो बनेगा ही। ये ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक नेटवर्क जैसा दिख रहा है और यहाँ पे जो है कंडक्टिविटी जो है इसकी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है।